जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप लोगों को जैसे कि पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। हम लोग उसी टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस डेली टेस्ट सीरीज में हम लोग सेट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। आज सेट नंबर 7 कवर करेंगे। तो ये जो सीट है, ये 4 मार्च को 2024 को करवाया गया है, उसे ही आज हम कवर करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको सुबह में 8 बजे मिलेगा और इसी टेस्ट का सॉल्यूशन आपको सुबह में 9 बजे यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो बाजरे का साक्ष्य जो मिला है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? ये मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। अच्छा, और लोथल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लोथल से सिर्फ बाजरे का ही साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि धान की भुस्सी, फारसी मोहर, 3 युगल समाधियाँ, ये सभी भी जो है लोथल से ही प्राप्त हुए। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह भी लोथल ही था, जो गुजरात राज्य में पड़ता है लोथल। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये तो सही है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। ये पॉइंट जो है ये गलत है। ये दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया। न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, ये सही है। तो केवल 2 सही है इसमें। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प औसत्य है? कौन सा विकल्प औसत्य है? कर और संबंधित विषय बताया गया है। प्रणय, प्रणय निर्यात कर, यही औसत्य है। प्रणय जो है ना, वो है आपातकालीन कर। क्या है? आपातकालीन कर। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए फिर निर्यात कर को क्या बोला जाता है, तो निर्यात कर को निष्काम्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निष्काम्य। निष्काम्य। और आयात कर को क्या बोला जाता है? आयात कर को प्रवेश्य बोला जाता है। प्रवेश्य। उसके बाद हो गया बलि। बलि कर को एक प्रकार का राजस्व दर, ये सही है। हिरण्य, अनाज के रूप में न लेकर नगद लेना, ये भी सही है। सेतु बंद, राज्य की ओर सिंचाई प्रबंधन कर, ये भी सही है। तो केवल एक इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? औसत्य मतलब गलत है। तो देखते हैं। हर विलास के लेखक राजशेखर, ये सही है। कृतक कल्पतरु लक्ष्मीघर, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय सोमदेव, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सोमदेव अगर नहीं किए तो पृथ्वीराज विजय की रचना किनके द्वारा की गई? तो ये की है जैनक। कौन की है? जैनक। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और सोमदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है कथा सरित सागर। क्या लिखित है? कथा सरित सागर। हरिकेल, हरिकेल लिखा हुआ है विसल देव के द्वारा, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो कि ओडिशा में है, इसका निर्माण जो है गंग वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और गंग वंश के कौन से शासक थे? अनंत वर्मा चोड़गंग। कौन थे? अनंत वर्मा चोड़गंग। नेक्स्ट, वरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था, वो था दीवान ए कोही, जो कृषि विभाग की था। क्या था? दीवान ए कोही। क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अगर सोना को छू लेता था ना, तो वो कोयला हो जाता था। मतलब इसका भाग्य साथ नहीं देता था। बाकी ये पढ़ा लिखा और बहुत ही ज्ञानी शासक रहा है। इसने क्या किया था कि पंजाब के जैसे दोआब क्षेत्र होता है ना, दोआब क्षेत्र किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो अन्य स्थान पर जो है 1/3 भाग कर लिया जाता था। लेकिन ये क्या किया कि पंजाब के दोआब क्षेत्र में ना, ये 50% तक कर दिया। मतलब 1/2 भाग कर दिया। तो ये हुआ कि
वहाँ पे ना तुरंत अकाल आ गया। जैसे ही ये मतलब 1/2 भाग स्टार्ट किया, वहाँ पे अकाल आ गया। इसलिए बोलते हैं जबकि दोआब क्षेत्र है वहाँ अच्छी उपज होती है, इसलिए ये कर दिया था। तो ये जहाँ पे कुछ भी करना चाहता था वहाँ कुछ उल्टा ही हो जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सोना भी छूता था तो वो कोयला हो जाता था। तो उसके बाद फिर अकाल पड़ गया, तो वहाँ के किसान इधर-उधर होने लगे। तो उस उन्हीं को मतलब सहायता प्रदान करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान-ए-कोही जो कृषि विभाग है, उसकी स्थापना किया था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अगर पूछा जाए दीवान-ए-मुश्त-खराज वित्त विभाग की स्थापना किया गया, जिसका नाम था दीवान-ए-मुश्त-खराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? इनमें से कौन सा साहित्य है जो औरंगजेब कालीन नहीं है? चहार चमन, चहार चमन जो है ना वो औरंगजेब कालीन नहीं है, और ये जो है ना शाहजहां कालीन है। किसके काल का है? शाहजहां कालीन है, ठीक है। और इसके लेखक कौन थे? चंद्रभान। कौन थे? चंद्रभान, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, चंद्रभान इसके लेखक थे। मासीर ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? मुस्ताद खां। मासीर ए आलमगीरी के लेखक कौन है? मुस्ताद खां। नुस्ख ए दिलकुशा के लेखक कौन है? भीमसेन। कौन थे? भीमसेन, कॉपी में नोट कर लीजिए। और मुंतक अल लुबाब, इसकी लेखक कौन है? खफी खां। कौन थे? खफी खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1689 में। कब हुआ था? 1689 में हुआ था संगमेश्वर का युद्ध, ठीक है। और यह हुआ था मुगल सेना और मराठा के बीच में, और मुगल सेना तो थे ही, और मराठा के तरफ से कौन थे? संभाजी। कौन थे? संभाजी, यानी मुगल सेना और संभाजी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें मुगल सेना की जीत हुई थी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एक और। ये ताराबाई एवं साहू जी के बीच 1707 में एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है खेरा का युद्ध। इस क्या नाम है? खेरा का युद्ध, जो 1707 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति की विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? घेरे की नीति 1765 से 1813 सही है। घेरे की नीति किसको कहते हैं? जैसे कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो डायरेक्ट पूरे भारत पे कब्जा थोड़ी ना कर लिए। सब प्रथम वो क्या किए कि बंगाल पे कब्जा किए। जब बंगाल पे कब्जा कर लिए तो उसके बाद उसके आसपास के क्षेत्र को धीरे 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 उसके बाद वो धीरे धीरे जो है आसपास के क्षेत्रों को भी कवर करने लगे। तो इसे ही बोलते हैं घेरे की नीति, जो 1765 से 1813 तक चला था। अधीनस्थ पृथक्करण नीति जो 1813 से 1858 तक चला था, ये भी सही है। इसमें गलत पूछ रहा है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 नहीं होगा, 1935 में होगा। 1858 से 1935 तक चला था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और समान संघ की नीति 1935 से 1947 सही है। वर्ष 1945 में फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है? तो देखिए, वर्ष 1945 में जो गठित किया गया था फ्लाउड कमीशन, उसका संबंध है जमींदारी व्यवस्था की जांच से। किससे? जमींदारी व्यवस्था की जांच से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जमींदारी व्यवस्था है ना, इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम है फ्लाउड कमीशन। जो पुराने नेता थे ना, वो मतलब जमींदारी व्यवस्था का सपोर्ट करते थे, लेकिन आधुनिक युग के जो नेता आते गए, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो थे ना जमींदारी व्यवस्था का मतलब विरोध करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए कि वो चाहते थे कि सभी जो किसान हो, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग सभी समान हो जाए। अगर जमींदारी व्यवस्था रह जाती तो ये चीज़ समान होना बहुत ही असंभव था, जिसकी वजह से वो लोग इसलिए फ्लाउड कमीशन की स्थापना की गई। और 1951 में आपको पता होगा कि संविधान में जो है 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित है? तो रंपा विद्रोह जो प्रेरित है, ये प्रेरित है आपका असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन। वैसे रंपा विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास। अल्लूरी सीताराम राजू। किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो अपनी थी, और कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। लेकिन कांग्रेस का क्या था, वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पर बात करती थी। किस पे? राजनीतिक मुद्दे पे। और सामाजिक मुद्दे पर कभी कांग्रेस बात नहीं करती थी।
इसलिए कांग्रेस के ही कुछ सदस्य ने प्लान बनाया कि क्यों ना सामाजिक मुद्दे पर भी कुछ बात करने के लिए एक संगठन बनाया जाए, जिसके लिए उन लोगों ने 1887 ईस्वी में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। किसने किया? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। किसके द्वारा किया गया? एमजी रनाडे के द्वारा। एमजी रनाडे के द्वारा, जिसमें यह सोशल यानी सामाजिक बात करेंगे। ठीक है। और इसकी स्थापना 1887 में किया गया और इसका जो प्रथम बैठक था यानी प्रथम अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर कौन सा है? केशव चंद्र सेन, ये सही है। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद सही है। बाम बोधनी, मदन मोहन मालवीय, यही गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाम बोधनी के लेखक भी केशव चंद्र सेन ही है। कौन है? केशव चंद्र सेन ही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखित पुस्तक अभ्युदय हो जाएगा, लीडर हो जाएगा, ये सभी जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या है जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। तो इसके लेखक है रास्किन। कौन है? रास्किन। कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। और ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी के जीवन में पूरा का पूरा बदलाव ला दिया था। ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी गरीब फैमिली से थे। महात्मा गांधी बहुत ही अमीर फैमिली से थे। वो चाहते तो अपनी जीवन जो है ऐशो आराम से जी लेते, लेकिन इस पुस्तक में एक लाइन था कि सभी प्राणी की कल्याण में ही आपका भी कल्याण है, ऐसा करके एक लाइन है। इसलिए वो इस लाइन को पढ़ते ही महात्मा गांधी में बहुत सारी बदलाव आ गई और वो चंपारण का सत्याग्रह हुआ। और फिर आए तो अंत में फिर देखे कि किसान के शरीर पे वस्त्र नहीं है, वो भी वस्त्र हटा के लंगोट धारण कर ली। ये सब कहानी हुई है, बहुत लंबी कहानी है, वो मैं बाद में कभी बता दूंगा आपको। बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही लाइन जो उनको बदल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? कौन सा कार्य है जो लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से संधि। ये किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। सबसे पहले बात जान लीजिए कि ये जो है अफगानिस्तान की संधि ये कब हुई? तो ये हुई 1881 में। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कम से कम था 1880 से 84 तक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 में हुआ था। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888। नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है 1887 में की गई थी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 में हुई। और इसमें आपको पता ही होगा कि कौन थे इसके गवर्नर यानी वाइसराय। आगे बढ़ते हम लोग। लद्दाख अवस्थित है, तो लद्दाख अवस्थित है कहाँ? बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे आप कैसे हो जाएगा? जैसे ये इंडिया का मैप रहता है, तो मतलब हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया, आपको भी पता है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इस प्रकार। तो ट्रांस हिमालय में जो है सबसे ऊपर जो है काराकोरम आता है, बीच में लद्दाख आता है, और फिर नीचे जो है जास्कर आता है, उसके बाद फिर बृहद हिमालय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी में बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच में देखिए यहाँ पे लद्दाख आ रहा है, इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पलिताना बांध जो है वो निर्मित है किस नदी पर? शत्रुंजी नदी पर। किस नदी पर? शत्रुंजी नदी पर। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1978 ईस्वी में। आप पूछिएगा कि आखिर ये है क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम? ये कार्यक्रम है जब समाज के लोगों द्वारा, मतलब समाज में जो लोग हैं उनके द्वारा सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान जो होते हैं, यानी सरकारी जगह या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे बल लगाया जाता है। इसे ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कहते हैं, जो 1978 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नदियों को जो है दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं जैसे गंगा है, इनमें सब दिन पानी रहता है, यानी वर्ष के सभी दिन 12 के 12 मंथ जो है पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय
भारत में जो नदियाँ हैं उनमें 12 के 12 मंथ पानी नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो है ना हिमालय की नदियाँ में हिम से तथा वर्षा से दोनों से पानी आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ वर्षा के समय ही पानी आता है, वर्षा से ही जो पानी आते हैं वही रहती है। तो इसी को जोड़ने के लिए कि हिमालय से जो आने वाली नदियाँ हैं उससे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी जिस नदी में 12 मंथ पानी रहता है और जिसमें नहीं रहता है, उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये मिशन लाया गया था, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन। क्या लाया गया था? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन। और यह किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा यह मिशन लाया गया था। बहुत ही सुंदर मिशन था। आगे, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो केले की नई प्रजाति की खोज जो किया गया है ये किया गया अंडमान में। नेक्स्ट है, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है यह किया जाता है उड़ीसा राज्य द्वारा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है कहाँ? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है इनमें से कोई नहीं, यह अवस्थित है चेन्नई में। कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो यह है प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन हो गया आपका BRO, ठीक है, BRO। तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपको पता होगा कि भारत के चारों तरफ जो बॉर्डर है और बॉर्डर एरिया में जो रोड बनाया जाता है वो सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और BRO की जो स्थापना हुई थी वह 1960 में हुई थी, यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु कितना है? आपको मैं बता दूं कि 1981 से पहले साक्षरता जो है वो मापा जाता था 5 वर्ष से ऊपर के लिए। जिसकी उम्र 5 वर्ष या उससे ऊपर है और उसको साक्षरता के रूप में मापा जाता था। लेकिन अभी यानी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान में, तो अभी जो है 1981 के बाद 7 वर्ष से ऊपर को साक्षरता का मापदंड किया जाता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा साक्षरता का मतलब फिर क्या है? तो ऐसे साक्षरता का एक होता है ना कि बहुत सारे के मन में रहता है कि 10th पास कर लिया तो उसे साक्षर में गिनती किया जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन ऐसी बात नहीं है। साक्षरता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है वो अगर कोई एक भाषा को अच्छे से लिख सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है, इसका मतलब है कि वो साक्षर है। इसका ये मतलब होता है साक्षरता का कि कोई भी व्यक्ति एक भाषा को अच्छे से लिख सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है, इसका मतलब कि वो साक्षर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोंकणा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो कोंकणा जनजाति जो है वो पाई जाती है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में? तो सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, आगे बढ़ते हम लोग अब 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टिप्पाणी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो टिप्पाणी लोक नृत्य जो है वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, ये तो सत्य है। जायकवाड़ी परियोजना सतलज नदी, यही गलत है। जायकवाड़ी परियोजना का होगा गोदावरी नदी, लिख लीजिएगा आप लोग। जायकवाड़ी परियोजना हो जाएगा गोदावरी नदी। तुलबुल झेलम नदी सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, ये भी सही है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो हो जाएगा ना ये होता है किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच? ये होता है मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, आपको पता ही है। 22 जुलाई 1947 होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था, ये भी पता है। और 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, ये बताइए। तो न्यायपालिका जो है ना भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया इनमें से कोई नहीं। वो ग्रहण किया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। किससे? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणराज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी राष्ट्र है उसका राष्ट्र प्रमुख जो है, कोई भी राष्ट्र है उसका राष्ट्र अध्यक्ष बोलिए या राष्ट्र प्रमुख बोलिए, वो अगर निर्वाचित होता है उसे हम
गणराज्य बोलते हैं, उस राष्ट्र को हम गणराज्य बोलते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आ गया, लेकिन अपना जो देश है इंडिया, वो एक गणराज्य है, आपको पता हो वो गणराज्य राज्य, ठीक है। तो अपने देश इंडिया जो है, इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को जो निर्वाचित किया जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और आप बोलिएगा अप्रत्यक्ष रूप से कैसे किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं आपको पता ही होगा। इसमें भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के, और केंद्र शासित प्रदेश में दो, जो एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है, इसके निर्वाचित सदस्य। इतने लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो वो हम, गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्र यानी जनता, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता अगर जैसे वोट दे रही है, जैसे मुखिया का चुनाव करते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो गया वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। इसका आंसर ये तो गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिया ये नहीं देना चाहिए था। सभी के साथ समान व्यवहार से, ये भी नहीं होगा। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान, गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। तो आधार कार्ड का प्रयोग जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट हो गया, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, ये भी लुप्त कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में जो है स्थानीय निकाय का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। किसमें है? अनुच्छेद 40, जो पंचायती राज के बारे में बताता है, उसे या स्थानीय निकाय के बारे में बोलते हैं। और इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आपका संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वायुसेना प्रमुख हो, थल सेना प्रमुख हो, और फिर नेवी के प्रमुख हो, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में, हाँ आप कमेंट में बताइएगा कि अभी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, और नेवी के प्रमुख कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, वर्तमान में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के में प्रावधान है, अनुच्छेद 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में होने वाले प्रत्येक चीज की जानकारी कौन देंगे? प्रधानमंत्री देंगे। कोई भी चीज का सलाह अगर राष्ट्रपति को लेना है, वो भी प्रधानमंत्री देंगे। तो इसी से संबंधित अनुच्छेद 78 में दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण, आप लोग के मन में आ रहा होगा सांसद, लेकिन इसका सांसद नहीं होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है? तो दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? सरकारी आयोग आपको पता होगा केंद्र राज्य संबंधी से है, केंद्र राज्य के संबंध से सरकारी आयोग। और इसका जो सदस्य कौन था ये पूछा जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि सरकारी आयोग में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे ये बता देता हूँ। एक थे R.S. सरकारिया, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, R.S. सरकारिया। दूसरे थे B. शिवरामन, और तीसरे थे S.R. सेन। कौन थे? डॉक्टर S.R. सेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक थे R.S. सरकारिया, दूसरा है B. शिवरामन, तीसरा है S.R. सेन। क्या है? S.R. सेन। और ये जो सरकारी आयोग की गठन हुआ था 1983 में हुआ था। और इसका रिपोर्ट जो है मुख्य अच्छे से रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट 1987 में भी पेश किया गया, लेकिन मुख्य रूप से 1988 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? लॉटरी। लॉटरी जो है वो राज्य सूची का नहीं है, ये जो है संघ सूची का है। किसका? संघ सूची का। यही गलत हो गया। समुद्र एवं हवाई मार्ग संघ सूची सही है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची सही है। कीमत नियंत्रण संवर्ती सूची सही है। नेक्स्ट, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला जो संथानम समिति है यही सही नहीं है। संथानम समिति पंचायती राज से संबंधित है ही नहीं, ये संबंधित है भ्रष्टाचार से। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित है संथानम समिति, ठीक है। सादिक अली समिति 1964 सही है। LM सिंघवी समिति 1986 पंचायती राज से सही है। GV राव समिति 1985 ये भी सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया आपको 79वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, कोलंबो कप
का संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है बताइए? इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो मुक्केबाजी जो है वो रिंग में खेला जाता है। पूल आप लोग देख रहे हैं, पूल जो वाटर स्विमिंग होता है ना, स्विमिंग जो होता है उसके रेंज को, उसके मतलब परिसर को पूल कहते हैं। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो कंपनी का डिवेंचर धारक जो है लेनदार को कहा जाता है। किसको? लेनदार को। जो पैसा लिया हुआ रहता है उसे डिवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट, बजट एक पत्र लेख है। बजट एक पत्र लेख है सरकार की राजकोषीय नीति का। किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है 1961 से लेकर 1966 तक चला था, आपको पता होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पे कि जो हुआ था 1951 में स्टार्ट हुआ था, उसमें किस चीज़ पे ध्यान दिया गया था? कृषि पे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग का बढ़ावा पे। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आत्म पोषित विकास पे ध्यान दिया गया था। लेकिन सबसे असफल योजना इसी को माना जाता है, क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है इसी बीच में, इसलिए सबसे असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 8 बजे। और इसका सोल्यूशन जो आपको मिलता है सुबह में 9 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।